हेलो ऑफिसर्स। आज हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं जिसका टॉपिक एनलाइटनमेंट। और इसमें हम लोग आज रूसो एंड कांत को पढ़ेंगे। आखिर क्या होता है कि रूसो और कांत इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे यूपीएससी के सिलेबस में बहुत स्पेसिफाई करके दिया हुआ है। आखिर क्या होता है, तो चलो हम लोगों ने पहले एनलाइटनमेंट के आइडियाज को पढ़ा, उसका नेचर पढ़ा। हमने देखा कि एनलाइटनमेंट है क्या। अभी हम एनलाइटनमेंट को और ज्यादा समझते हैं, अब इसके क्रिटिक की हेल्प से। क्रिटिक कौन होते हैं? रूसो। अगर आप एनलाइटनमेंट को सिर्फ आइडियाज के नाम पे पढ़ना जाओ, जिसमें रीजन, साइंस, प्रोग्रेस, फ्रीडम, इन सब की बात की जाए, तो ये बहुत सिंपल फॉर्म है। हमें इससे भी ज्यादा देखना है। हमें क्या करना है? हमें यूपीएससी के डिमांड के लेवल पर सोचना है। यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से एनलाइटनमेंट कोई एक स्मूथ या यूनिफाइड आइडिया नहीं होता है। वो एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जिसमें अंदर ही अंदर बहुत सारे डिबेट्स और बहुत सारे टेंशन चल रहे थे। अभी देखो, एनलाइटनमेंट एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड मूवमेंट कैसे है। 18th सेंचुरी में यूरोप में एनलाइटनमेंट ने क्या किया? नए आइडियाज लाए, पुरानी ऑथोरिटी जो थी, चर्च ऑथोरिटी, उसको चैलेंज किया और मॉडर्न वर्ल्ड का एक ब्लूप्रिंट रेडी किया। लेकिन साथ ही साथ उसने अपने ही जो एजम्पशंस थे उस पर भी सवाल उठाए। और ये सवाल उठाने वाला कौन था? रूसो। जिस तरह से एनलाइटनमेंट में रीजन को ग्लोरीफाई किया गया, बट लेटर टाइम्स में क्या देखा गया कि एक फिलोसफर आता है, जीन जेकब रूसो। ये क्या करता है कि रीजन के लिमिट को भी एक्सपोज करता है। इसलिए एनलाइटनमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं, एक क्रिटिकल डायलॉग की तरह पढ़ना चाहिए। अभी देखो, हम लोग उसी चीज में क्या देखेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन होता है। एक तो हम लोग जानते हैं रूसो को, दूसरा है इमैनुअल कांत। ये कौन है? इन दोनों ने बेसिकली एनलाइटनमेंट के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सबसे क्लियरली रिप्रेजेंट किया और इसलिए ये हमारे सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर्स हो जाते हैं। पर इन दोनों का अप्रोच बहुत अलग अप्रोच होता है और इसी अलग अप्रोच के कारण हम इन दोनों को देख रहे हैं। रूसो का सवाल क्या होता है? रूसो का सवाल होता है रीजन वर्सेस ह्यूमन सोल में। रूसो एनलाइटनमेंट के बीच में खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर पूछता है, क्या रीजन ने इंसान को सच में बेटर बनाया है या उसे अपने आप से और सोसाइटी से बहुत ज्यादा एलियनेट कर दिया है? और यही एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन बन जाता है। क्या हुआ कि रूसो आता है, इसका क्वेश्चन क्या होता है? रीजन, ये इस चीज के लिमिटेशन के बारे में बात करता है। लिमिटेशन। अभी देखो क्या है, रूसो के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? इसके लिए प्रॉब्लम होता है कि रीजन को बहुत ज्यादा हाइप मिल रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है? सिविलाइजेशन आर्टिफिशियल हो रही है और प्रोग्रेस जो है, वो प्रोग्रेस के साथ साथ मोरल डिक्लाइन हो रहा है ह्यूमन का। इसलिए वो इमोशन, एम्पैथी, कम्युनिटी, ये सब चीज के बारे में बात करना स्टार्ट करता है कि कैसे सिविलाइजेशन के कारण, रीजन के कारण, ये सारी चीजों के कारण इमोशन, एम्पैथी और कम्युनिटी जैसे आइडियाज धीरे धीरे कर वीक पड़ रहे हैं। और इसी का जवाब देता है कांत। इमैनुअल कांत जो होते हैं वो इसी का जवाब में बोलते हैं और उनके क्रिटिक को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, लेकिन उसे एक अलग डायरेक्शन में लेके चल जाते हैं। और ये डायरेक्शन क्या होता है? कांत क्या बोलते हैं? रीजन ही इंसान को उसकी इमेच्योरिटी से बाहर निकाल सकता है। कांत के लिए प्रॉब्लम रीजन नहीं है, प्रॉब्लम अनक्रिटिकल और डिपेंडेंट यूज ऑफ रीजन है। इसलिए कांत रीजन को अबेंडन नहीं करता, बल्कि उसको डिसिप्लिन और ऑटोनॉमी देता है। और इन्हीं दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आज के लेक्चर का जो कोर एजेंडा है वो क्या है? इस लेक्चर का बेसिकली एजेंडा ये है कि एनलाइटनमेंट को एक वन साइडेड स्टोरी की तरह नहीं देखना है, बल्कि डायलॉग और टेंशन जो भी हो रहा है यहाँ पे, जो भी डिबेट्स हो रहे हैं, इन सबको समझना है।
हम देखेंगे कि कैसे रूसो का क्रिटिक और इसके साथ कांत का रिस्पॉन्स, और दोनों मिलकर कैसे मॉडर्न पॉलिटिकल और मोरल थॉट को रीसेप कर रहे हैं। इनलाइटनमेंट सिर्फ और सिर्फ एज ऑफ रीजन या एज ऑफ प्रोग्रेस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आज समझना है। हम उन चीज को समझने के लिए रूसो के आइडियाज, कांत के आइडियाज, इन दोनों को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले रूसो के आइडियाज को देख लेते हैं। जो रूसो का बेसिकली एंट्री होता है वो क्या होता है, जब वो आता है तो बेसिकली क्या होता है, इनलाइटनमेंट का क्राइसिस हो रहा होता है, और इस क्राइसिस में वो क्या बोलता है, इस क्राइसिस के बीच में रूसो की एंट्री जब होती है तो वो एक आउटसाइडर नहीं होता है, वो भी इनलाइटनमेंट को सपोर्ट ही कर रहा होता है, बट वो इसके अंदर जो आइडियाज होते हैं इन सबको लेकर क्रिटिक हो जाता है। अब आइडियाज में सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला आइडिया होता है रूसो के लिए, वो होता है रीजन। अभी आप खुद सोच के देखो कि 18th सेंचुरी में यूरोप क्या था। 18th सेंचुरी में यूरोप चेंज हो रहा था, लोग एक नई दुनिया में जीने का एहसास कर रहे थे, हर तरफ ऑप्टिमिज्म था, लोग रीजन, साइंस, प्रोग्रेस, इन सब के बारे में सोच रहे थे। और इसी माहौल में क्या होता है, एक ऐसा आदमी आता है और कहता है कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो इंसान होता है जीन जेकब रूसो। अब हम लोग बात करते हैं 18 सेंचुरी की। 18 सेंचुरी में क्या होता है, यूरोप में इनलाइटनमेंट का पीक मोमेंट होता है, पीक मोमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट। अभी इस पीक मोमेंट के टाइम पे क्या होता है, हमें रूसो को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि जब तक ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा तो हम रूसो के आइडियाज को नहीं समझ पाएंगे, वो क्या बताना चाह रहा है। देखो इस टाइम में क्या होता है, साइंस का बहुत रैपिड ग्रोथ हो रहा होता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ साइंस। इस रैपिड ग्रोथ के कारण क्या होता है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आता है और इसका इंपैक्ट सोसाइटी तक पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। हम न्यूटोनियन फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम यूनिवर्स को एक रैशनल सिस्टम के रूप में देख रहे हैं, नेचर के लॉज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नेचर के लॉज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को लगने लगा कि अगर नेचर रैशनल है तो सोसाइटी भी रैशनल हो सकती है। इन्हीं सारे आइडियाज पर तो बेस्ड है एनलाइटनमेंट। अभी क्या है कि इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि चर्च का डोमिनेंस खत्म हो जाता है। चर्च का डोमिनेंस क्या होता है, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। अभी ये कैसे होता है, जो हम लोग देखा, रिफॉर्मेशन, रिनेसे, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इन सब ने क्या किया कि चर्च की ऑथोरिटी को वीक कर दिया। अब ब्लाइंड फेथ की जगह क्रिटिकल इंक्वायरी आ गई है, रिलीजन अब प्राइवेट स्पेयर में जा चुका है। अब रिलीजन एक पब्लिक स्पेयर में नहीं रहा जहां पर रिलीजन के बेसिस पर सारी चीजें सॉल्व की जाएगी। रीजन अब एक नए मोरल गाइड के रूप में देखा जा रहा था, और इसी के कारण क्या हो रहा, जो वहां की मिडिल क्लास सोसाइटी थी, बुर्जुआजी क्लास, ये इतना डिफिकल्ट लगता है मेरे को प्रोनाउंस करना कि हर बार मैं गलती करता हूं। इसका क्या हो रहा था, राइज हो रहा होता है। ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी कैसी होती है, ये सोसाइटी बेस्ड होती है ट्रेड पे, कॉमर्स पे, कैपिटलिज्म पे, इन सब चीजों पर ये सोसाइटी बेस्ड होती है। इन सब के ग्रोथ के साथ क्या हो रहा था कि वहां की मिडिल क्लास भी ग्रो कर रही थी, वहां की मिडिल क्लास एडुकेट हो रही थी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही थी। और इन सब के कारण क्या होता है कि पब्लिक स्पेयर में अब नए आइडियाज का सेंटर बन जाता है। अब पब्लिक स्पेयर में नए आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं, सोसाइटी में बिलीव हो जाता है कि एडुकेशन प्लस रीजन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। सोसाइटी में क्या बिलीव होता है कि एडुकेशन प्लस रीजन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। और यही सारी चीजें क्या होता है कि हम 18 सेंचुरी के यूरोप में देखते हैं। अभी क्या होता है,
इसी टाइम पे हम क्या देखेंगे, जो इनलाइटनमेंट के थिंकर्स थे वो लोग क्या सोच रहे थे एट द सेम टाइम। जो वोल्टेयर्स थे, डाइडरॉट, मॉन्टेस्क्यू, इस तरह के जो थिंकर्स थे, इन सबका एक कॉमन एजम्पशन था कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस। उनका मानना होता है कि साइंस सुपरस्टिशन को खत्म करेगी, एडुकेशन इंसान को बेटर बनाएगा, और कल्चर और ज्यादा रिफाइन होता जाएगा। ठीक है। और इसीलिए इंसाइक्लोपीडिया जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब नॉलेज को भी डेमोक्रेटाइज किया जा रहा है, और जो ओवरऑल मूड है मिडिल क्लास पॉपुलेशन का और वहां की सोसाइटी का, वो चेंज हो रहा है। वहां पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, होप आ रहा है। अब उन लोगों में एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, और ये जो ऑप्टिमिज्म है, ये रैशनल ऑप्टिमिज्म है। और इन सब के बीच में रूसो की एंट्री हो जाती है। अब रूसो की एंट्री कॉन्फ्लिक्टेड क्यों होती है, ऐसा क्या बोल देता है वो, तो हम लोग उस चीज को भी देखते हैं। जब रूसो की एंट्री होती है, ये क्या बात कर रहा होता है, इसने क्या किया, ये जो इंटेलेक्चुअल ऑप्टिमिज्म था इन सब के बीच में, रूसो पूरा नैरेटिव को चैलेंज कर देता है। अब ये नैरेटिव उस टाइम पे क्या होता है, रूसो पूछ देता है कि क्या हम सच में मोरली बेटर बन रहे हैं, और फिर इसी के साथ ये भी बोल देता है कि सिविलाइजेशन ने इंसान को मोरली करप्ट कर दिया है। और ये जो स्टेटमेंट होता है, ये एकदम से शॉक सा होता है, क्योंकि एनलाइटनमेंट एकदम पीक पर होता है, सोसाइटी चेंज हो रही होती है, मिडाइवल यूरोप बदल रहा होता है, ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। और इन सब के बीच में जब ये रूसो का क्वेश्चन आता है, तो ये रूसो का क्वेश्चन क्या करता है, उन लोगों के लिए एक शॉक क्रिएट कर देता है। और रूसो प्रोवोकेट करना स्टार्ट करता है, नॉट इन द सेंस कि एक दूसरे को प्रोवोकेट कर रहे हैं, वो आइडियाज का प्रोवोकेशन की बात है। रूसो ये नहीं बोल रहा था कि साइंस बेकार है, एडुकेशन यूजलेस है। वो ये कह रहा था कि प्रोग्रेस एथिकल प्रोग्रेस की गारंटी नहीं देता है, रिफाइनमेंट से आप मोरली इंप्रूव नहीं हो सकते हो। इस तरह की बातें वो कर रहा था। सोसाइटी बाहर से पॉलिश की जा रही थी, बट अंदर से और ज्यादा हॉलो हो रही थी। ये रूसो का स्टेटमेंट होता है। और इसी के कारण क्या होता है, इनलाइटनमेंट के अंदर एक इंटरनल क्राइसिस आता है, और यहीं से स्टार्ट होता है। और ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस क्या कर रहा है, इनलाइटनमेंट के अंदर एक इंटरनल टेंशन क्रिएट करता है। एक तरफ रीजन की बात हो रही है, एक तरफ साइंस की बात हो रही है, एक तरफ सिविलाइजेशन की बात हो रही है, प्रोग्रेस की बात हो रही है, और दूसरी तरफ इमोशन, मोरालिटी, ऑथेंटिक सेल्फ, नेचुरल गॉडनेस, इस तरह की बातें होनी स्टार्ट होती है। रूसो पहली बार क्या करता है, इनलाइटनमेंट को एक आईना दिखाता है, और एक आईना दिखाने के साथ साथ वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, क्या रीजन ही सब कुछ है, क्या प्रोग्रेस का मतलब कॉस्ट भी होता है, और ये कॉस्ट कैसा था, मोरल कॉस्ट। अब रूसो का जो ये यूनिक पोजीशन है, इसको स्टोरियंस कैसे देखते हैं, इसको स्टोरियन इस तरह से नहीं देखते कि रूसो एंटी एनलाइटनमेंट था। रूसो एनलाइटनमेंट को सपोर्ट कर रहा था, बट वो एनलाइटनमेंट का क्रिटिकल कॉन्साइंस भी था। और ये क्रिटिकल कॉन्साइंस क्या होता है कि हम अपने ही आइडियाज को क्रिटिकली इंक्वायर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या ये चीज मोरली लोगों को रीजनरेट कर रही है या डीजनरेट कर रही है। रूसो का जो क्रिटिक था वो डिस्ट्रक्टिव नहीं था, बल्कि एक करेक्टिव क्रिटिक था। यहीं से आगे चलकर इनलाइटनमेंट में अलग अलग आइडियाज का डेवलपमेंट होता है, और ये आइडियाज क्या होता है, रोमांटिसिज्म। आइडियाज आता है क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी। आज के टाइम में हम लोग बात करते हैं ना, गांव की तरफ लौट चलो, अपने कल्चर की तरफ लौट चलो, मॉडर्निटी से में कुछ नहीं रखा है, अर्बनाइजेशन में कुछ नहीं रखा है। ये सारी चीजें जो आ रही है ना, ये सारी चीजें इस तरह से आ रही है। यहाँ पर डिबेट होने स्टार्ट होते हैं, और ये डिबेट क्या होते हैं, इमोशन वर्सेस रीजन। और ये जो इमोशन वर्सेस रीजन का डिबेट है, ये सब डेवलप होता है। और ये सब डेवलप होने के साथ क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि रूसो का जो इंटरवेंशन है,
वो एनलाइटनमेंट के अंदर ही एक इंटरनल क्राइसिस दिखाता है। वो जो चैलेंज कर रहा है रीजन को, साइंस को, सिविलाइजेशन को, वो बता रहा है कि मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस जो है ये जरूरी नहीं है मोरल इंप्रूवमेंट के लिए। आप खुद सोच के देखो, अगर सिविलाइजेशन प्रॉब्लम है तो सवाल ये है कि रीजन भी एक उस प्रॉब्लम का हिस्सा है। और इसी सवाल का जवाब हम लोग देखेंगे कि रूसो देता है। रूसो बताता है कि मैं रीजन के खिलाफ नहीं हूं, मैं रीजन के लिमिट को बता रहा हूं। ये रीजन भी एक जगह पर जाकर लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, नॉट अगेंस्ट द रीजन। अभी देखो क्या है, रूसो को अक्सर ये देखा जाता है कि वो इरेशनल है या फिर वो एंटी इनलाइटनमेंट है। लेकिन असल में क्या है कि वो रीजन का दुश्मन भी नहीं है, बल्कि वो ये नहीं चाहता है कि रीजन भी एक डिक्टेटरशिप की तरह चलने लगे। देखो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करना जरूरी है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि रूसो रीजन को रिजेक्ट कर देता है, बट ऐसा होता नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि इंसान सोचना बंद कर दे, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि रीजन को सुप्रीम मोरल अथॉरिटी बना देना खतरनाक हो सकता है। और इसी पॉइंट पे रूसो उस टाइम में जो इनलाइटनमेंट के थिंकर्स, मेन स्ट्रीम थिंकर्स हो रहे होते हैं, उन सबसे अलग हो जाता है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी हमेशा कुछ अलग देखती है। वो नहीं देखती है कि कैसे कर रहे हैं। आज के टाइम पे आप सिलेक्शन भी देखो कैसे हो रहा है, जो कुछ अलग करता है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। जो एक भीड़ में दौड़ रहे हैं वो दौड़ते ही रह जाते हैं। अभी देखो रूसो का कोर स्टैंड क्या है। रूसो का कोर स्टैंड है कि अगर रीजन नहीं तो रीजन की जगह क्या। रूसो का मानना होता है कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने रीजन को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है कि इंसान अब बाकी के डायमेंशन को देख नहीं पा रहा है। और बाकी के डायमेंशन क्या होते हैं? इमोशन, इंपैथी, इंस्टिक्ट। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग रीजन को इतना ग्लोरीफाई कर चुके हैं कि हमें ये सारे जो अदर वैल्यूज हैं, अदर डायमेंशन है, ये सारे डायमेंशन दिख नहीं रहे हैं, ये सारे डायमेंशन सप्रेस हो चुके हैं। और रूसो के अकॉर्डिंग क्या होता है, रीजन आपको कैलकुलेट करना सिखा सकता है। रीजन आपको बेनिफिट और लॉस इन सब का हिसाब लगा के बता देता है। रीजन ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग। लेकिन रूसो बोलता है कि मोरालिटी का सोर्स कैलकुलेशन नहीं हो सकता ना। मोरालिटी कहां से आती है? मोरालिटी आती है इंपैथी से। अब ये आइडिया इतना रिवॉल्यूशनरी क्यों हो जाता है? ठीक है, अब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि आखिर ये आइडिया इतना रिवॉल्यूशनरी होता क्यों है। मोरालिटी कम्स फ्रॉम एम्पैथी। अभी ये चीज इतना ज्यादा रिवॉल्यूशनरी क्यों होता है? रूसो के लिए क्या होता है, मोरालिटी का ओरिजिन रीजन नहीं बल्कि सेंटिमेंट्स है। आप खुद सोच के देखो ना, मोरालिटी का मतलब क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप सिर्फ क्वेश्चन पूछने से मॉरल नहीं हो सकते। वो मानता है कि इंसान नेचुरली दूसरों का दुख महसूस कर सकता है। गॉड ने उसे वो पावर दी है, गॉड ने उसे सोचने का वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड किया है। कंपैशन, पिटी, फेलो फीलिंग, ये सब नेचुरल इमोशन है। ये किसी के अंदर क्रिएट नहीं किया जाता, ये नेचुरली होता है। आप किसी को दुख में देखोगे तो आपको भी दुख होगा।
आप देखते हो ना अपने, जब आप किसी को रोते हुए देखते हो तो आपको भी बुरा लगता है, लेकिन ये आपको कोई बताया नहीं है, ये कोई सिखाया नहीं है, ये नेचुरल होता है। जब कोई बच्चा किसी को दर्द में देखता है तो वो बिना सोचे रिएक्ट कर जाता है। और ये जो मोरालिटी है, ये रीजन से नहीं आ रहा है, ये किससे आ रहा है? एम्पैथी से। आप उसके लिए एम्पैथेटिक हो जाते हो। और रूसो इसको लेटर डेवलप करता है एज नेचुरल गुडनेस ऑफ मैन। इस चीज को इस तरह से डेवलप करता है कि इंसान नेचुरली बहुत अच्छा है। बट अभी देखो, अभी हम इस चीज में और ज्यादा जाएंगे, जब वो ये भी बोलता है कि इंसान ना तो बुरा है ना तो अच्छा है। इसलिए वो कहता है कि सिविलाइजेशन ने इंसान को बहुत ज्यादा क्लेवर बना दिया है। लेकिन क्लेवर तो बना रहा है, बट वो उसकी कंपैसिनेट को नहीं बढ़ा रहा है, वो उसके कंपैशन को नहीं बढ़ा रहा है। अभी देखो क्या हो रहा है कि हम ये देखते हैं कि सिविलाइजेशन कैसे आर्टिफिशियल डिजायर क्रिएट करता है। अभी देखो क्या है, ये रूसो का सबसे ज्यादा साफ सोशल क्रिटिक है। और इतना साफ सोशल क्रिटिक क्यों है? उसके हिसाब से सिविलाइजेशन क्या करती है? सिविलाइजेशन आर्टिफिशियल नीड क्रिएट करती है। जो सिंपल जरूरत से भी आपका काम चल सकता है, अब आप लग्जरी चीजों पर ध्यान दे रहे हो। आप छोटे से छोटे चीजों में भी सरवाइव कर सकते हो, बट अब आप स्टेटस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। अब स्टेटस आपकी बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। आपको ट्रेवल करने के लिए कार चाहिए, वो टाटा की नैनो भी हो सकती है, बट आप मर्सिडीज के पीछे भाग रहे हो। तो यही सारी डिफरेंस बताया जा रहा है। जंगल में इंसान को क्या चाहिए? खाना चाहिए। लेकिन जब आप अर्बन एरियाज में आते हो, वहां पे क्या होता है? कंपैरिजन होता है। आप ये देखते हो, अच्छा इसका घर इतना बड़ा है, मेरा घर इतना छोटा है। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है, ये क्या कर रहा है? कौन बेटर कपड़े पहनता है, कौन ब्रांडेड कपड़े पहनता है, कौन बहुत ज्यादा एडुकेटेड है, कौन बहुत ज्यादा एडुकेटेड दिखता है, कौन बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड लगता है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर रूसो कहता है कि सिविलाइजेशन ने क्या किया? डिजायर को नेचुरल से आर्टिफिशियल बना दिया। ये हम सभी को समझ में आता है, ये बहुत बेसिक आइडियाज है। बट हमें इस तरह से पढ़ना पड़ रहा है कि हमें बहुत टफ लग जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। बट ऐसा है नहीं, ये सारी चीजें आप भी जानते हो, आपको ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बस आपके नॉर्मल दिमाग में है, बचपन से ये सब आप सीखते आ रहे हो। अभी क्या है, फोर्स। हम ये देखते हैं कि उसके बाद रूसो एक ऐसे लेके आता है, और ऐसे का नाम होता है डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, 1750 में। ये रूसो का एक अटैक पॉइंट होता है, जब वो अटैक करता है इस टाइम पीरियड में इनलाइटनमेंट के आइडियाज को। अब हम यहाँ पे उसके डिस्कोर्स को देखेंगे, वो क्या बोल रहा है, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है। उसका इस एशे में ये क्वेश्चन होता है, क्या साइंस और आर्ट मोरली या मोरालिटी को इंप्रूव कर रहा है? और रूसो इसका जवाब देता है, नहीं। क्यों? साइंस ने वर्च्यू को नहीं बढ़ाया है। रूसो ये बोलता है, इसी में जब हम लोग बात करते हैं, इस एसे के बारे में बात करते हैं, इस एसे में क्या बोला गया? पहला, साइंस डिड नॉट इंक्रीज वर्च्यू। अभी ये कैसे? इसमें रूसो क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, नॉलेज बढ़ जाने से कैरेक्टर नहीं बढ़ता, कैरेक्टर नहीं सुधरता। आज के टाइम में हमने क्या देखा, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उसमें डॉक्टर्स कितने सारे इन्वॉल्व थे। अगर नॉलेज बढ़ जाने से कैरेक्टर बढ़ता, बट सॉरी, मैं करंट पीरियड को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूं, बट मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको वो चीज बहुत अच्छे से क्लिक करे कि सॉरी, नॉलेज बढ़ने से कैरेक्टर नहीं सुधरता। इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट तो हो गया है, लेकिन वो ज्यादा एथिकल नहीं हो पा रहा है। आप देखोगे कोर्ट में और सलून में हर कोई अच्छी बातें करता है, हर कोई रिफाइंड लैंग्वेज में बात करता है,
लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना सेल्फिश है ये कोई नहीं जानता। और इन्हीं सब चीजों के बारे में रूसो अपने ऐसे में बात कर रहा है। वो बात करता है प्राइड, लग्जरी, और इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। अभी देखो, जब साइंस और आर्ट ये कंपटीशन क्रिएट कर रहा है, और इन सब चीजों, इन सारे कंपटीशन के कारण क्या हो रहा है, एक प्राइड वाली भावना आ रही है। और ये भावना क्या कर रही है, घमंड क्रिएट कर रहा है लोगों में। प्राइड क्या करता है, कंपैरिजन करवाता है, और कंपैरिजन क्या करवाता है, इनइक्वालिटी। जब आप कंपैरिजन करते हो किसी से, तो आप हमेशा ये देखते हो कि आप किसके बराबर हो, या तो आप किससे बेटर हो। आप कभी खुद को किसी से नीचे नहीं मानना चाहते हो, और इसी कारण से क्या होता है, इन इक्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, और यहां से हम क्या देखेंगे, अब सब लोग इक्वली हर चीज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहा है, हर कोई वेल्थ जनरेट नहीं कर पा रहा है, हर कोई कल्चर को भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है आज के टाइम पे। तो आज देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहां पे आपको दिखेगा कि विदाउट मनी यू कांट सी, और यू कांट एंजॉय ऑल द थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए सिर्फ प्रोग्रेस से कुछ नहीं होगा। और ये जो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है, और बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस बन जाती है। और यही सारी चीजें वो अपने ऐसे में समझाना चाह रहा है। अब देखो कि वो और क्या बोल रहा है। अब बेसिकली वो बोल रहा है कि लोग अब रियल नहीं हो बच रहे हैं। अब लोगों के अंदर जो रियलिटी होती थी वो खत्म हो रही है। अब लोग बहुत ज्यादा परफॉर्मेटिव बन जा रहे हैं, लोग दिखावा दिखावा के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये जो है ना, ये रूसो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन है। उनको रूसो के हिसाब से सोसाइटी एक स्टेज बन गई है, और लोग उस स्टेज के एक्टर्स बन गए हैं। और ये जो वर्च्यू की बात करते हैं सब, वर्च्यू एक परफॉर्मेंस बन गई है। लोग परफॉर्म तो कर देते हैं, बट उनके अंदर होता नहीं है। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन अच्छा बनना एक सेकेंडरी बात हो गई है। रूसो के वर्ड में देखा जाए तो मैनर्स रिप्लेस्ड मोरल। तो यहीं से हमें ये समझ जाना है। और ये सारी चीजें जब हम ये ऐसे को पढ़ते हैं, इस ऐसे में जो बताया जा रहा है उन चीज को देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि अब यहीं से एक फाउंडेशन क्रिएट होता है, और ये फाउंडेशन होता है रोमांटिसिज्म की। कैसे, देखो अब हम ये समझते हैं कि ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट के आइडियाज क्या होते हैं, एनलाइटनमेंट के आइडियाज होते हैं रीजन, प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी रूसो क्या बोलता है, रूसो किन चीजों के बारे में बात कर रहा है, रूसो बात कर रहा है इमोशन के बारे में, नेचर के बारे में, आपके ऑथेंटिक सेल्फ के बारे में, आपके मोरल इंस्टिंक्ट के बारे में। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनलाइटनमेंट आइडियाज और रूसो के आइडियाज, ये कॉन्फ्लिक्ट ही बाद में रोमांटिसिज्म के रूप में डेवलप होता है। रोमांटिसिज्म का कोर क्या होता है, इसका कोर होता है फीलिंग्स, इसका कोर होता है नेचर, इसका कोर होता है इनर सेल्फ। अब क्या है कि हम यहां पे देखेंगे कि कैसे रूसो एक ब्रिज की तरह काम करता है इनलाइटनमेंट और रोमांटिसिज्म के बारे में। इन दो कॉन्सेप्ट को कैसे वो जोड़ता है। अभी ये जो पार्ट है इनलाइटनमेंट एंड रोमांटिसिज्म, ये दो पार्ट बहुत ज्यादा आप देखोगे कि यूपीएससी में बार बार पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए। और इस पार्ट से डायरेक्ट यूपीएससी में पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं। और इसी चीज को हमें समझना है, इमोशन वर्सेस रीजन, ये जब आता है, ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इनलाइटनमेंट और रोमांटिसिज्म के बारे में। ये बात कर रहा है क्रिटिक ऑफ इनलाइटनमेंट के बारे में। और वहीं से बात होती है इंटेलेक्चुअल रूट ऑफ रोमांटिसिज्म की।
जहां पे हम बात करते हैं सिविलाइजेशन वर्सेस मोरालिटी का डिबेट के बारे में। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि रूसो रीजन को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बट वो उस चीज को चैलेंज कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि रीजन को इतना ज्यादा एलिवेट नहीं करना है कि वो सुप्रीम मोरल अथॉरिटी बन जाए। क्लियर है यहां तक? तो रूसो का कोर मैसेज हमें समझ आ गया कि रूसो इंसान को स्मार्ट बनाना चाह रहा है। और ये जो हम लोग अभी एनलाइटनमेंट के आइडियाज के कारण ये सोच रहे हैं कि रीजन इंसान को स्मार्ट बना रहा है, लेकिन इंसान को इंसान बनने के लिए रीजन की जरूरत नहीं है, उसे एम्पैथी की जरूरत है, जो कि उसमें नेचुरली होता है। तो आपको उन सब चीजों के बारे में बात करना है। ठीक है। अब देखो, अब आती है बात स्टेट ऑफ नेचर की। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रूसो कैसे रीजन के अगेंस्ट नहीं था, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। अब जो बात होगी वो होगी स्टेट ऑफ नेचर की। ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, ये बेसिकली क्या है? यहीं से एक टर्म आता है, नोबल सेवेज। ये क्या है? ये रूसो का बेसिकली मोरल एंथ्रोपोलॉजी है। रूसो इंसान को हिस्ट्री के थ्रू नहीं, पहले नेचर के थ्रू समझाने की कोशिश करता है। अभी देखो, अब तक हमने देखा कि रूसो सिविलाइजेशन और ब्लाइंड रीजन के अगेंस्ट क्यों था। अब ये सवाल उठता है, अगर सिविलाइजेशन इंसान को करप्ट करती है तो इंसान ओरिजिनली कैसा था? और इस सवाल का जवाब देता है अपने इस कॉन्सेप्ट से, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। इस कॉन्सेप्ट से वो ये बताता है कि इंसान ओरिजिनली कैसा था। ठीक है। अभी देखो, ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, इसका बेसिक आइडिया क्या है? इसका बेसिक आइडिया है, रूसो पहले एक कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर करता है। रूसो का जो स्टेट ऑफ नेचर होता है वो ऐसा होता है कि कोई हिस्टोरिकल जंगल स्टेज नहीं है। जो भी हम लोग पहले के टाइम में जंगल को देखेंगे वो एक स्टेज की तरह नहीं है, बल्कि वो एक थियोरेटिकल टूल है, जिससे वो इंसान का ओरिजिनल मोरल कंडीशन समझाना चाहता है। वो कैसे समझा रहा है? अभी देखो, रूसो के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्टेट ऑफ नेचर है इंसान का, वो ना ही मोरली गुड है, ना ही वो मोरली बैड है, वो न्यूट्रल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा क्रूएल है या फिर बहुत ज्यादा सेल्फिश है। वो न्यूट्रल का अलग मीनिंग बता रहा है। वो ये बता रहा है, जैसे अभी मैंने बात की थी पहले, कि वो कैसे बताता है कि इंसान ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। इंसान क्या होता है? मोरली बहुत ज्यादा न्यूट्रल होता है। वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है। ठीक है। अभी स्टेट ऑफ नेचर में हम ये जो स्टेट ऑफ नेचर है इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। पहले बेसिक आइडिया क्या है? ह्यूमंस आर नॉट गुड नॉट बैड, दे आर न्यूट्रल। अभी यहीं से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो कि ये क्या है कि आखिर स्टेट ऑफ नेचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बेसिक आइडिया हम लोगों ने देखा, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका अकॉर्डिंग टू रूसो ये है सिंपल लाइफ। ठीक है। अब ये सिंपल लाइफ क्या होता है? मतलब इंसान की नीड्स बहुत लिमिटेड होती है। इंसान को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, बस। खाना, शेल्टर और सर्वाइवल। यहां पर कोई एक्सेस डिजायर नहीं है, ना किसी भी तरह का स्टेटस एंजाइटी है। और ये बेसिकली इंसान का सिंपल लाइफ होता है। अभी यहीं से दूसरा आता है एम्पैथी। अब ये जो एम्पैथी है ये क्या है? इसमें यह बात करता है पिटी या कंपैशन की। रूसो के हिसाब से देखो, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रूसो कहता है इंसान नेचुरली दूसरों का दुख महसूस कर पा रहा है, महसूस करता है। ये फीलिंग रीजन से नहीं आ रहा है, ये इंस्टिंक्टिव होती है।
और इसी नेचुरल एम्पैथी से मोरलिटी का बेसिकली सीड होता है, यहीं से मोरलिटी का जन्म होता है। फिर वो बात करता है इक्वालिटी के बारे में। अभी ये जो इक्वालिटी है, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि कोई भी रिच या पुअर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है, कोई भी हायरार्की नहीं है, सब कोई इक्वल है। इंसान अपने आप को दूसरों के साथ मेजर नहीं करता है, ये नेचुरल है। और इक्वालिटी नेचुरल ही होती है, और जो इनइक्वालिटी है ये आर्टिफिशियल है, ये क्रिएट हो रही है साइंस के कारण, ये क्रिएट हो रही है सिविलाइजेशन के कारण। क्लियर है? अब देखो ये जो चीजें हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, सिंपल लाइफ, एम्पैथी, इक्वालिटी, इन सब के थ्रू वो बताना चाह रहा है कि जो हम स्टेट ऑफ नेचर देखते हैं ये क्या है। अब यहां से हम लोग ये समझेंगे कि ये नोबल सेवेज का मतलब क्या है। ठीक है, आई थिंक ये बेसिक चीज है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोबल सेवेज, देखो यहाँ पे क्या है कि रूसो इस क्रिटिक को बहुत अलग तरीके से समझाता है और इसको एक अलग टर्म दे देता है। क्या टर्म है? नोबल सेवेज। यहाँ पर रूसो का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये समझना है हमें। उसके हिसाब से जंगल का आदमी सिविलाइज आदमी से बेटर है। और ये जो बोल रहा है, इसके बोलने के पीछे का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि नेचुरल मैन करप्शन से पहले का इंसान होता है, जो सोसाइटी का प्रेशर से फ्री होता है। नोबल का मतलब होता है मोरली अनकरप्टेड। सेवेज का मतलब होता है प्री सिविलाइजेशन या प्री सिविलाइज्ड। तो वो उस समय की बात बता रहा है, वो हिस्ट्री के में जा रहा है। जो हमने बात की थी ना कि कैसे स्टेट ऑफ नेचर एक एंथ्रोपोलॉजी का आइडिया है। अभी रूसो के हिसाब से समझो कि सिविलाइजेशन ने क्या खराब किया, सिविलाइजेशन ने क्या बिगाड़ा है। ठीक है, व्हाट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर रूसो का जो कोर क्रिटिसिज्म है वो इसमें सोसाइटी आ जाती है। सिविलाइजेशन ने कंपैरिजन इंट्रोड्यूस की, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा रिच है, कौन ज्यादा रिस्पेक्टेड है। इंसान अब अपने आप को दूसरों के मिरर में देखना स्टार्ट कर देता है, जबकि रूसो ये बोलता है इंसान को मिरर में खुद को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। और यहीं से एक फ्रेंच टर्म आता है, इंट्रोड्यूस्ड कंपैरिजन। अब यहां से दूसरा टर्म आता है, ये है फ्रेंच टर्म एमोर प्रॉपर। ये क्या होता है? ये टर्म का मतलब क्या है, हमें यही समझना है। ये टर्म बेसिकली यहां से रूसो अपने सबसे फेमस कॉन्सेप्ट पर आता है। अमोर प्रॉपर का मतलब होता है ये जो कंपैरिजन बेस्ड ईगो क्रिएट हो रहा है। जहां पर ईगो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लोग अपनी वैल्यू दूसरे से ज्यादा होने में ढूंढने लगते हैं, खुद की वैल्यू खुद में नहीं खोज रहे हैं, वो दूसरों से कैसे ज्यादा हैं इस चीज में अपनी वैल्यू को देख रहे हैं। रिकॉग्निशन, एप्लॉज, स्टेटस, इन सब की भूख क्रिएट हो जाती है। और इसी भूख के साथ क्या होता है, एक ईगो क्रिएट होता है। और इस ईगो के साथ आती है जेलसी, इस ईगो के साथ आती है कंपटीशन, इस ईगो के साथ आती है इनसिक्योरिटी। ये सब चीजें आ जाती है इसी के अंदर। और ये सारी चीजें हमें भी पता है कि मोरली कितनी ज्यादा करप्ट चीजें हैं। अब क्या है कि इंसान इनसिक्योर हो गया है। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी क्यों है? हमने स्टेट ऑफ नेचर में देखा कि इंसान खुद में कंप्लीट होता था, लेकिन हम सिविलाइजेशन में क्या देख रहे हैं, इंसान दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट हो गया है। आज भी जब आप बाहर जाते हो तो आप खुद से नहीं, आप दूसरों से पूछते हो मैं कैसा लग रहा हूं। अब यहां पे होता है कि लोग क्या कहेंगे,
लोग कैसे मुझे देख रहे हैं। बट रूसो के लिए क्या होता है कि इनसिक्योरिटी एक सोशल प्रोडक्ट है और इसी सोशल प्रोडक्ट को वो क्रिटिसाइज कर रहा है और ये बता रहा है कि ये सारी चीजें कैसे डेवलप हुई। अब इसके बाद हम इसके और एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में देखा, फिर हमने देखा कि सिविलाइजेशन ने क्या डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद कि आखिर सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन के बाद जो रूसो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है। वो है एमोर डे सॉय। अब ये कॉन्सेप्ट किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? इसको कंपेयर किया जा रहा है एमोर प्रॉपर से। अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट में जो कंपैरिजन है इसी को समझना है और इसी को समझते हुए क्या होगा कि हम यूपीएससी के क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझेंगे, कैसे उसके क्वेश्चन में ये सारी चीजें पूछी जा रही है और हमें एग्जाम में समझ में नहीं आता है। अभी देखो ये जो डिस्टिंक्शन है ये यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एमोर डे सॉय का मतलब होता है कि आप नेचुरल सेल्फ लव पर बिलीव कर रहे हो। अब ये क्या होता है और ये क्या होता है, हमने पहले इसको तो देख लिया, इसका मतलब क्या है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है नेचुरल सेल्फ लव, ठीक है। अभी देखो कि हम नेचुरल सेल्फ लव के बारे में जब बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये सारी चीजें कैसी है। ये सर्वाइवल बेस्ड है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए होता है, ये सिंपल सेल्फ केयर के लिए, ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये स्टेट ऑफ नेचर का इमोशन है, ठीक है। तो और जो एमोर प्रॉपर था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोशल ईगो। ये क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन। ये क्या कर रहा है, ये कंपैरिजन बेस्ड होता है, ये रिकॉग्निशन ड्राइवन होता है, ये अप्रूवल खोज रहा है, अप्रूवल सीकिंग होता है, ये दूसरों से बेटर मतलब समझना है हमें। और ये सब किसका प्रोडक्ट है? ये बेसिकली सिविलाइजेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी देखो डिफरेंस एक लाइन में अगर समझना है तो एमोर दे सॉय का मतलब होता है कि मुझे जीना है और एमोर प्रॉपर का मतलब होता है मुझे सबसे अच्छा दिखना है। बस इसी चीज से आप समझ सकते हो इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है और ये दो टर्म है क्या। अभी देखो इन्हीं सब चीजों के साथ जब रूसो के आइडियाज को देख रहे हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन आया था हर्ट वर्सेस माइंड का। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हर्ट वर्सेस माइंड, ये क्वेश्चन अलग तरीके से था। देखो क्या होता है ना कि हर्ट क्या चाहता है, हर्ट इंसान में देखा जाए तो हर्ट को हम लोग इस तरह से देखते हैं, एम्पैथी, नेचुरल गुडनेस, एमोर दे सॉय, पिटी, ये सारी फीलिंग्स। और माइंड जो है वो बहुत ज्यादा ओवर सिविलाइज्ड रीजन खोजता है। कैसे? कैलकुलेशन के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू, सेल्फ इंटरेस्ट को आगे लाता है। एमोर प्रॉपर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ रहे हो कि कैसे आप इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे पॉइंट लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एम्पैथी, यहाँ पे लिखोगे फीलिंग ऑफ पिटी, यहाँ पे लिखोगे नेचुरल गुडनेस, यहाँ पे लिखोगे जो हमने अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा एमोर दे सॉय और एमोर प्रॉपर का, ये दोनों में, ठीक है। अभी यहां से क्या है कि एमोर दे सॉय और हम इधर देखते हैं ये जो माइंड है, माइंड क्या देखता है, माइंड करता है कैलकुलेशन, माइंड करता है कंपैरिजन, माइंड देखता है सेल्फ इंटरेस्ट। और अगर वो फ्रेंच टर्म को ले आए यहां पे तो एमोर प्रॉपर, ये दो चीज। अब इसी से क्या होता है, इसके बेसिस जो क्वेश्चन आए थे वो आप आंसर कर सकते हो। क्या है? कुछ नहीं है। अब रूसो का स्टैंड क्या होता है कि मोरालिटी हर्ट से आती है, माइंड सिर्फ उसको डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। रीजन क्या कर रहा है? इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो अगर हम रूसो का बड़े पिक्चर पर मैसेज देखें कि वो क्या कहना चाह रहा है,
तो आप देखोगे रूसो ये नहीं कह रहा कि सिविलाइजेशन खत्म कर दो या वापस जंगल चले जाओ। वो कह रहा है कि सिविलाइजेशन को ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट यूज मत करो, सिविलाइजेशन ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जो रूसो का आइडिया है कि स्टेट ऑफ नेचर, ये डिस्टिंक्शन जो कर रहा है एमोर दे सोय और एमोर प्रॉपर के बीच में, ये बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि उसका बिलीफ क्या है कि मोरालिटी ओरिजिनेट कहां से हो रही है। मोरालिटी ओरिजिनेट हो रही है नेचुरल एम्पैथी से, ना कि किसी रैशनल कैलकुलेशन से। और इसी चीज को क्या करता है, वो रोमांटिसिज्म का एक फाउंडेशन बनाता है। ये बेसिकली एक क्रिटिकल वॉइस होता है इनसाइड इनलाइटनमेंट। अभी देखो, ये तो अभी तक हम देख रहे थे कि रूसो क्या सोचता है, वो क्या बताना चाह रहा है। अभी एक टॉपिक आता है इसी में, रूसो कैसे पॉलिटिकली टर्न करता है। अभी ये रूसो का पॉलिटिकल टर्न देखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल टर्न ऑफ रूसो। अब हम आ गए हैं एक ऐसे पार्ट में जब 1762 में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक एसे आता है। इस एसे में बेसिकली क्या होता है कि रूसो ने जो स्टेट ऑफ नेचर वाला कॉन्सेप्ट दिया था, इस कॉन्सेप्ट को इस पॉलिटिकल व्यू दे रहा होता है, एक पॉलिटिकल डायमेंशन दे रहा होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने स्टेट ऑफ नेचर के आइडियाज से पीछे हट रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। बेसिकली रूसो यहाँ पे क्या कर रहा है, रूसो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आखिर ये सारी चीजें आई कहाँ से। यहाँ पे इस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर आ रहे थे, और ये क्वेश्चन क्या थे कि ये जो रूसो का पॉलिटिकल थॉट है स्टेट ऑफ नेचर का, क्या वो उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है, या फिर रूसो उसको पॉलिटिकल फॉर्म देने का कोशिश कर रहा है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि रूसो कैसे अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी को एक बहुत पावरफुल लाइन से स्टार्ट करता है। वो लाइन होती है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। देखो, इस एक सेंटेंस में रूसो पूरे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि हो क्या रहा है अभी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि चैन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सवाल ये है कि ये चैन लेजिटिमेट है या नहीं है। अभी देखो, इन्हीं सब चीजों के लेके एक सेंट्रल पॉलिटिकल प्रॉब्लम आती है, और ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रीडम वर्सेस अथॉरिटी। रूसो के लिए ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था कि अगर इंसान नेचुरली फ्री है, जैसा कि बताया जाता है, तो फिर अथॉरिटी कहां से आ गई, और अगर अथॉरिटी जरूरी है तो फ्रीडम का क्या होगा। ये जो दो बातें आ रही है, फ्रीडम और अथॉरिटी, ये जो दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इसको लेके बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत कुछ बोला है। उसी में से एक थिंकर्स थे जॉन लॉक। ये क्या बोलते हैं कि फ्रीडम अथॉरिटी से बड़ा है। बट एक और थिंकर्स थे हॉब्स, वो क्या बोलते हैं, अथॉरिटी फ्रीडम से बड़ी है। अभी ये जो बेसिकली क्वेश्चन आ रहा है और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं, इन सबको लेके द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो क्या बोलता है कि फ्रीडम और अथॉरिटी, इन दोनों को साथ में रखना जरूरी है। अगर ये साथ में नहीं होंगे तो क्या होगा, सोसाइटी अनस्टेबल हो जाएगी। और इन्हीं सब चीजों का आंसर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है, और ये सारे आंसर बहुत रेडिकल होते हैं। और जब रूसो सॉल्यूशन देता है इन सब कॉन्ट्रडिक्शन का, इन सब क्वेश्चंस का, तो रूसो का सॉल्यूशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है। और ये यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि एक बात सबसे पहले जो कि समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि रूसो का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट रूलर और पीपल के बीच में नहीं होता, ना ही ये किंग और उसके सब्जेक्ट के बीच में होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिटीजन्स के बीच में होता है। इसलिए रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो एंटी एब्सोल्यूट होता है। अभी यहां पर से देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली क्या बता रहा होता है कि सिटीजन एक कलेक्टिव बॉडी है, और ये कलेक्टिव बॉडी क्या कर रही है,
ये कलेक्टिव बॉडी को कैसे एक्सप्लेन करता है? रूसो के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा होता है? देखो, हर इंडिविजुअल अपनी नेचुरल फ्रीडम को गिव अप कर रहा है, तभी तो अथॉरिटी आ रही है। पर ये जो नेचुरल फ्रीडम है, ये इसलिए गिव अप नहीं किया जा रहा है कि ये किसी किंग को दे दिया जाएगा, बल्कि ये कलेक्टिव कम्युनिटी के लिए गिव अप किया जा रहा है, जिससे सोसाइटी चल सके। अगर हर कोई अपने फ्रीडम को अलग अपने अपने तरीके से एंजॉय करेगा, अपने तरीके से एक्सरसाइज करेगा, तो क्या होगा कि ये जो फ्रीडम है, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और बताता है कि हर इंडिविजुअल अपनी नेचुरल फ्रीडम को गिव अप कर रहा है, और ये जो गिव अप है, ये किसी किंग के लिए नहीं, बल्कि एक कलेक्टिव कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है। और यहीं से क्या होता है कि इंडिविजुअल डिसॉल्व होता है और एक कलेक्टिव मॉरल बॉडी बनती है, और इस बॉडी को रूसो बोलता है सोवरेन बॉडी, बॉडी ऑफ पीपल। अब देखो, हम जब ये सारी चीजें देख रहे हैं, अभी इसी के साथ क्या होगा ना, एक और कॉन्सेप्ट आएगा जनरल विल का, हम वो भी देखेंगे। तो अभी क्या है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लोगों को चेंज करना चाह रहा है, कौन से आइडियाज प्रेज करना चाह रहा है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। अभी देखो, सोवर्निटी क्या होती है? सोवर्निटी लोगों के पास होती है, और ये जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की बातें की जाती है कि सोवर्निटी लोगों के पास होती है, तो ये सारी चीजें बेसिकली देखा जाए तो ये रूसो का बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल आइडिया होता है। यहाँ पर सोवर्निटी का अलग मतलब बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है सोवर्निटी का मतलब? सोवर्निटी का मतलब बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, मतलब कि जो लॉ बनाने का हक है, वो किसके पास होता है? अकॉर्डिंग टू रूसो, ये सिटीजन्स के पास होता है, ये लोगों के पास होता है। और रूसो कहता है कि सोवर्निटी पीपल के पास होती है, किसी रूलर के पास नहीं होती है। अभी देखो, ये सारी चीजें जब एक्सप्लेन की जा रही है, तो उस टाइम आप सोचो, मिडेवल यूरोप के बारे में बात किया जा रहा है। वहां पे सोसाइटी अलग तरीके से चल रही थी, फिर एनलाइटनमेंट आता है और वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, और उसी बीच में इस तरह के आइडियाज सर्कुलेट किए जा रहे हैं, इस तरह के आइडियाज बाहर आ रहे हैं। अब जब ये बात होती है कि सोवर्निटी लोगों के पास होती है, पीपल के पास होती है, ना किसी रूलर के पास, इसलिए क्या होती है, एक चीज क्लियर हो जाता है कि सोवर्निटी इनडिविजिबल है, सोवर्निटी इनएलिएनेबल है, और इसको कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना किसी किंग को, ना किसी पार्लियामेंट को। क्लियर समझ में आ रहा है कि सोवर्निटी की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, और सोवर्निटी किस तरह से लोगों के पास होती है, और ये जो रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिकल आइडिया है, ये क्या कर रहा है वहां पे। अभी क्या है कि इन सब चीजों के कारण एक फ्रीडम जो है, फ्रीडम का एक नया मीनिंग आता है, कि फ्रीडम का मीनिंग ये होता है कि ओबीडियंस जो है, ये सेल्फ मेड लॉ है। यहां पर रूसो फ्रीडम को रीडिफाइन कर रहा है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है जो मन में आया वो कर लो। फ्रीडम का मतलब होता है जो लॉ खुद बनाया हो, उसको फॉलो करना है, उसको ओबे करना है। रूसो के जो वर्ड्स हैं, इस वर्ड में देखा जाए तो ट्रू फ्रीडम लाइज इन ओबीडियंस, कि मतलब आप तभी सही तरीके से फ्री हो जब आपने जो लॉ बनाया है, आप उस लॉ को फॉलो कर रहे हो। इससे क्या होगा, इन सब चीजों से जब आप इस तरह की चीजों को फॉलो करोगे, तो इससे क्या होगा, अथॉरिटी ऑपरेसिव नहीं लगेगी, क्योंकि वो अथॉरिटी सेल्फ इम्पोज अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो ये जो इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सिटीजन कैसे कलेक्टिव बॉडी बन रही है, कलेक्टिव, अब सिटीजन कैसे अपना सोवर्निटी को कंट्रोल करती है, अपने सोवर्निटी को एक्सप्लेन करती है, और इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, फ्रीडम का एक नया मीनिंग बाहर आ रहा है। और यहां पर रूसो इसी फ्रीडम को रीडिफाइन कर रहा है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है ना, कि जब हम ये सारी चीजें समझ जाते हैं कि अथॉरिटी ऑपरेसिव नहीं लगेगी, कब कब नहीं लगेगी, जब हम अपने बनाए हुए लॉ को खुद से फॉलो करें।
और हम उस चीज को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम फॉलो करना चाहते हैं, वो सेल्फ इम्पोज्ड है। अभी देखो, इसका अगर मोरल या पॉलिटिकल सिंथेसिस चेक किया जाए, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, ये एक मोरल प्रोजेक्ट भी है। उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है एमोर प्रॉपर को कंट्रोल करना, जो हम लोगों ने एक फ्रेंच टर्म देखा था। उसी फ्रेंच टर्म को अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे उस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। उसने जो स्टेट ऑफ नेचर बताया, उसमें जो उन्होंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे कंट्रोल करना है। ये जो ईगो आ रहा है, ये ईगो को कैसे कंट्रोल करना है। और जब आप ईगो को कंट्रोल करोगे, इससे क्या होगा? इससे इक्वालिटी रिस्टोर होगी और हम लोग कलेक्टिवली कॉमन गुड को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे। अब उससे क्या होगा? पॉलिटिक्स अब मोरालिटी को भी धीरे धीरे कर इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेगी, और मोरालिटी भी अब एक्शन में दिखेगी आपको। अभी देखो, इन सब से क्या होता है ना, एक हिडन टेंशन क्रिएट होता है। अब ये हिडन टेंशन क्या है? ये जो हिडन टेंशन है, ये हिडन हिडन टेंशन है डेमोक्रेसी का। अब लोगों को लगने लगा है कि डेमोक्रेसी या फिर ऑथोरिटेरियनिज्म। अब क्वेश्चन यहां पे आ गया है, और यहीं से रूसो पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है कि ये जो जनरल विल के बारे में बात कर रहा है, ये जनरल विल का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? और अगर इंडिविजुअल जो है, अगर वो इस चीज से डिसएग्री कर जाए, तो फिर क्या होगा? और इसी में क्या होता है, रूसो का आंसर आता है, जो आंसर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है। और वो बोलता है सिटीजन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। उन्हें फोर्स किया जा सकता है कि वो फ्री हो। और इस लाइन से क्या होता है, एक आइडिया निकलता है, और वो आइडिया होता है डेमोक्रेसी का। और इसी के साथ एक चीज और आता है कि अगर हम सिटीजन को फोर्स करें फ्री होने के लिए, तो क्या होगा? ये जो अथॉरिटेरी है, ये जो अथॉरिटी है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। और ये जो रिस्क है, इसको लेकर इसको क्या सॉल्यूशन देता है? इसलिए आप देखोगे कि रूसो का जो आइडिया होता है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंस्पिरेशन भी होता है, जहां पर जो जैकोबियन टेरर है, इसका इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, अब देखो, इस पार्ट को देखने के बाद हमें एक चीज समझ में आएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो हिडन टेंशन क्रिएट हो रहा है, इस टेंशन के थ्रू अब यहां से होता क्या है, रूसो का पॉलिटिकल फिलोसफी क्या हो जा रहा है, फ्रीडम वर्सेस अथॉरिटी का डिबेट क्या है, पॉपुलर सोवर्निटी क्या है, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहीं से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी को आज हम फॉलो कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी का रूट कहाँ से है। तो रूसो क्या करता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अथॉरिटी और फ्रीडम के बीच में, इसको रिजॉल्व करने का ट्राई करता है। और इसको रिजॉल्व कैसे करता है? ये सोवर्निटी को रीडिफाइन करता है। और ये रीडिफिनेशन जो होता है सोवर्निटी का, ये कैसे कलेक्टिव बॉडी ऑफ सिटीजन, इस चीज के बारे में बताता है। एंड फिर वो फ्रीडम को भी रीडिफाइन करता है कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम बेसिकली ओबीडियंस है। किस चीज का ओबीडियंस है? सेल्फ इम्पोज लॉ का, जो हम खुद से बना रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली रूसो के लिए जो आइडियल स्टेट है, वो क्या है? वो ऐसा है कि जहां इंसान किसी और की मर्जी से नहीं, अपनी कलेक्टिव मर्जी से, अपने कलेक्टिव मोरल से गवर्न हो रहा हो। देखो, लेकिन जब हम कहते हैं कि इंसान रूल पर सवाल करता है कि कौन रूल कर रहा है, और ये जो लोग हैं, ये लोग कौन सी विल से रूल करेंगे? अब इसी के जवाब आता है जनरल विल। अब ये जो जवाब है जनरल विल का, जो कि रूसो के पूरे पॉलिटिकल थॉट का बेसिकली कोर है। अब हम लोग देखते हैं जनरल विल। ये जनरल विल है क्या?
जनरल विल है फ्रीडम थ्रू ओबीडियंस, जो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। देखो, रूसो का सबसे जो मिसअंडरस्टूड और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है वो होता है जनरल विल। देखो, इसको समझ लिया तो आपको रूसो क्या कहना चाह रहा है, रूसो के आइडियाज क्या हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि सोवर्निटी लोगों के पास होती है, लॉ लोग खुद बनाते हैं। अब नेचुरल सवाल उठता है कि लोग किसके विल से रूल करेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग विल होता है। तो स्टेट का डिसीजन कैसे होगा, ये तो सवाल उठेगा ना कि अगर कलेक्टिव विल के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो लेकिन हमें ये भी तो पता है हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके अलग अलग विल होते हैं। तो स्टेट का डिसीजन क्या होगा और स्टेट का डिसीजन कैसे होगा, यहीं पर रूसो इंट्रोड्यूस करता है एक कॉन्सेप्ट जनरल विल। जनरल विल क्या है? देखो, जनरल विल क्या है ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जनरल विल क्या नहीं है। सबसे पहले हम कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। देखो, सबसे बड़ी गलती यही होती है जब हम लोग जनरल विल को मेजोरिटी ओपिनियन समझ लेते हैं। जब हम जनरल विल को ये समझ लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं, उसका मानना होता है कि अगर मेजोरिटी मतलब कि आउट ऑफ 100% 51% लोग अपना फायदा चाहते हो, तो क्या वो जनरल विल है? तो अकॉर्डिंग टू रूसो ये जनरल विल नहीं है, क्योंकि रूसो को लगता है कि मेजोरिटी भी सेल्फिश हो सकती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जनरल विल क्या है। बेसिकली जनरल विल का मतलब होता है कॉमन गुड। मतलब कि ये जो कॉमन गुड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ये जो कॉमन गुड का एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है वो क्या है? जनरल विल वो है जो सबके लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो प्राइवेट ईगो से फ्री होता है, जो सोसाइटी के कलेक्टिव मोरल इंटरेस्ट पर बेस्ड नहीं होता है। जनरल विल नंबर पर नहीं है, जनरल विल बेसिकली एक मोरल ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। अभी देखो, हम इस तरह से तो समझ रहे हैं कि जनरल विल क्या नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि जनरल विल का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा कि जनरल विल क्या नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि मोर देन 51% लोग अगर अपना फायदा चाहते हो तो ये जनरल विल है, अकॉर्डिंग टू रूसो ये जनरल विल नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि मेजोरिटी भी कभी कभी बायस हो सकती है, मेजोरिटी भी कभी कभी गलत हो सकती है। इसलिए वो जनरल विल को अलग तरीके से डिफाइन करता है। जनरल विल का मतलब होता है कॉमन गुड। देखो, मीनिंग ऑफ जनरल विल, कॉमन गुड। अब ये जो कॉमन गुड है ये क्या है? ये एक ऐसा विल है जो सबके लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे, जो कि फ्री फ्रॉम प्राइवेट ईगो। प्राइवेट ईगो को हम लोगों ने एक फ्रेंच टर्म देखा था, क्या था वो? अमोर प्रॉपर। अब ये बताता है कि सोसाइटी के कलेक्टिव जो मोरल इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर बेस्ड हो। जनरल विल क्या है? जनरल विल बेसिकली सोसाइटी के कलेक्टिव मोरल इंटरेस्ट पर बेस्ड हो, बेस्ड ऑन कलेक्टिव मोरल इंटरेस्ट। एक चीज हमें समझ आ गया कि जनरल विल नंबर्स पर तो बेस्ड नहीं है, जनरल विल बेसिकली मोरल ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी देखो, हम एक जब जनरल विल के बारे में बात करते हैं तो अब यहां पर एक और टर्म आ जाता है, पार्टिकुलर विल। तो हम इन दोनों को भी देखते हैं। क्या? जनरल विल वर्सेस
पर्टिकुलर विल। देखो, ये जो डिस्टिंक्शन है ये इसलिए भी जरूरी है कि कभी अगर इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो। देखो, ये जो पर्टिकुलर विल होता है ये बेसिकली किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेल्फिश डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट को देखता है। ये सेल्फ ईगो पर डिपेंड होता है, बेस्ड ऑन प्राइवेट ईगो, और यू कैन से अमोर प्रॉपर। अभी देखो, और जनरल विल क्या होता है। जनरल विल बेसिकली कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। जनरल विल कॉमन गुड के बारे में बात करता है। जनरल विल लॉन्ग टर्म वेलफेयर की बात कर रहा है। ये मोरल रीजन ड्राइवन है। समझ में आ रहा है आपको जनरल विल और पर्टिकुलर विल में डिफरेंस क्या है। इसी में रूसो क्या बोलता है कि पॉलिटिक्स तब फेल होती है जब पर्टिकुलर विल डोमिनेट कर जाती है, और जब जब पर्टिकुलर विल डोमिनेट करेगा तो सोसाइटी फेल होगी ही होगी। क्योंकि वहां पे क्या होता है, हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, हम अपने सेल्फिश डिजायर को देख रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहे हैं, और ये प्राइवेट ईगो पर बेस्ड होता है। अभी देखो, फ्रीडम के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग जब जनरल विल को देख रहे हैं, ठीक। अभी जनरल विल को देखने के बाद क्या होता है कि जब हम फ्रीडम के बारे में बात करते हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू रूसो फ्रीडम का मतलब यही है ना कि हमने जो लॉ बनाया है हम उसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब हम रूसो के सबसे फेमस जो आइडिया है उस पर आते हैं। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, लॉ का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, एंड ओबीडियंस का मतलब होता है लॉस ऑफ फ्रीडम। नॉर्मली इंसान यही सोचता है ना कि अगर आप किसी की बात मान रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी बात मान रहे हो, आप अपने आप में फ्री नहीं हो। अब रूसो क्या कर रहा है, रूसो इसको उल्टा कर देता है। वो बोलता है कि अगर लॉ तुमने खुद बनाया है और तुमने वो लॉ कलेक्टिव कैपेसिटी में बनाया है, कॉमन गुड के लिए बनाया है, तो उसे फॉलो करना स्लेवरी नहीं है, उसे फॉलो करना ही ट्रू फ्रीडम है। इसलिए रूसो कहता है फ्रीडम इज ओबीडियंस टू द लॉ हैज प्रिस्क्राइब्ड टू वन सेल्फ। ठीक है, तो अभी देखो कि हम यहां पर फ्रीडम के एक अलग मीनिंग को समझ रहे हैं, फ्रीडम के एक अलग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या है। ओबीडियंस टू लॉज वी मेक आवर सेल्फ। ठीक है, तो क्या होता है, जनरल विल को समझाया गया, फ्रीडम को समझाया गया, सॉवरेनिटी को समझाया गया। अब क्या है कि जनरल विल, बेसिकली जनरल विल क्या कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब जनरल विल को फॉलो करना ही फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू रूसो। अब ये क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि तुम किसी और की मर्जी को फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम अपनी कलेक्टिव डिसीजन को फॉलो कर रहे हो, तुम अपनी कलेक्टिव रैशनल सेल्फ को फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर इंडिविजुअल ईगो जो होता है वो सप्रेस हो जाता है, और यहाँ पर मोरल सेल्फ जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। और इस सेंस में हमें समझ में आता है कि फ्रीडम इज इक्वल टू मोरल ऑटोनॉमी। ठीक है, अभी देखो क्या है कि अगर आप जनरल विल को रिजेक्ट करते हो तो आप क्या कर रहे हो कि आप स्लेवरी को सेल्फिश डिजायर दे रहे हो। रूसो यहां पर बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट देता है कि अगर तुम अपना पर्सनल इंटरेस्ट फॉलो करते हो तो तुम क्या देख रहे हो, तुम अपना इमीडिएट प्लेजर देख रहे हो, तुम अपना इमीडिएट स्टेटस देख रहे हो, तुम कंपैरिजन के पीछे पड़े हो।
तो तुम फ्री नहीं हो, तुम अपने डिजायर के ही स्लेव हो। और ये सारे आइडियाज आपको बहुत हद तक ऐसे आइडियाज लगेंगे जो हम लोग उपनिषद में पढ़ते आए हैं। हम लोग इंडिया में देखेंगे कि जो मोक्ष की बात की जाती है वो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। तो बस वही है, बस हम लोग उसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, उसी चीज को समझना है। इसलिए रूसो क्या कहता है कि ऐसा इंसान जो खुद के बनाए हुए रूल को या खुद के बनाए हुए बेसिकली जो भी नियम है उसको अगर रिफ्यूज कर देता है तो वो कभी फ्री हो ही नहीं सकता। और इसी में वो ये कहता है कि जो पर्सन जनरल विल को रिफ्यूज करे या जनरल विल को ओबे करने से रिफ्यूज करे तो वो फ्री हो ही नहीं सकता। और अगर जो इस तरह की चीजें करता हो, जो जनरल विल को ओबे करने से रिफ्यूज करता हो, तो उसे फोर्स करना पड़ेगा कि आप इस चीज को मानो। अभी ये जो लाइन होती है ये बहुत कंट्रोवर्शियल होती है, क्योंकि एक साइड आप फ्रीडम की बात कर रहे हो, एक साइड आप फोर्स करने की बात कर रहे हो, और यहीं से निकल के आता है डेमोक्रेसी। अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो पॉपुलर सोवेरेनिटी की बात, लॉ मेकिंग बाय सिटीजन की बात, कॉमन गुड ओरिएंटेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सारी चीजें क्या है, ये सारी मॉडर्न डेमोक्रेसी की एलिमेंट्स हैं। और यहीं से रूसो बताता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी का भी एक मोरल फाउंडेशन होता है। और ये मोरल फाउंडेशन कौन रखता है? रूसो। ये जो सिटीजन सेंट्रिक पॉलिटिक्स को जस्टिफाई किया जा रहा है, यही सारी चीजें क्या होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलता है, जहां पर जनरल विल ऑफ द नेशन देखा जाता है। और ये जो जनरल विल ऑफ द नेशन है, ये बेसिकली कहां से आता है? जनरल विल ऑफ रूसो से। ये जो कॉन्सेप्ट जनरल विल का रूसो ने दिया है, ये उसी बेसिकली कॉन्सेप्ट से ड्राइवन है। और देखो ये सब चीजें जब हो रही है तो इन सब चीजों से क्या है कि एब्सोल्यूटिज्म का भी रिस्क है। पॉजिटिव साइड में डेमोक्रेसी तो दिख रही है, पॉजिटिव, जनरल विल, नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या दिख रहा है हमें? डेमोक्रेसी। और नेगेटिव में क्या दिख रहा है हमें? एब्सोल्यूटिज्म। अभी देखो डेमोक्रेसी आना तो अच्छी बात है, बट एब्सोल्यूटिज्म का रिस्क, ये एक नेगेटिव साइड है। हमने देखा कि डेमोक्रेसी में क्या बात की जाती है? डेमोक्रेसी में बात की जाती है पॉपुलर सोवेरेनिटी का। लॉ मेकिंग बाय सिटीजन। यहाँ पे बात की जाती है कॉमन गुड की, यहाँ पे बात की जाती है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। अभी क्या है कि जब एब्सोल्यूटिज्म एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, एक नेगेटिव साइड है किस चीज का? जनरल विल का। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो जनरल विल है इसको डिफाइन कौन करेगा? अगर स्टेट आकर बोले कि मैं ही जनरल विल हूं, तब तो इसका आंसर क्या होगा? अगर जो भी इसके अगेंस्ट जा रहा है उसको सप्रेस कर दिया जाए, जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उसको क्रश कर दिया जाए, इससे क्या होगा? एब्सोल्यूटिज्म जस्टिफाई हो जाएगा। तो आप देखोगे रूसो का जो थियरी है, थियरी ऑफ जनरल विल, इसमें पॉजिटिव साइड भी है, इसमें नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड में डेमोक्रेसी के लिए प्रॉमिस किया जा रहा है, एंड नेगेटिव साइड में एब्सोल्यूटिज्म दिख रहा है हमें। और यहीं से क्या होता है ना, रूसो का डायलेमा क्रिएट होता है। और ये डायलेमा का बेसिकली क्या बताता है, यहाँ पे हम रूसो को क्रिटिकल एसेस करेंगे, रूसो का क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे बेसिकली। हम यहाँ पे रूसो का एम देखेंगे कि रूसो क्या चाहता है। रूसो फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहता है, फ्रीडम का नया कॉन्सेप्ट दे रहा है। रूसो ईगो को कंट्रोल करना चाह रहा है।
रूसो मोरल पॉलिटिक्स बनाना चाह रहा है, पर उसका जो मॉडल है, उसका मॉडल क्या है? बहुत ही हाई मोरल सिटीजन एज्यूम कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि यहाँ के जो सिटीजन है, उनकी मोरालिटी बहुत हाई होगी। बट रियल सोसाइटी में अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। और अगर रियल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, तो शायद इसके इस मॉडल का मिसयूज भी हो सकता है। बहुत हद तक चांसेस हैं कि मिसयूज हो जाए, जिससे क्या है, एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा। और अगर सिटीजन इतने ज्यादा मोरल हो जाएंगे, उनकी मोरालिटी इतनी हाई हो जाएगी, तो क्या है, डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि आप देखोगे, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, उसमें जैकोबियन ने क्या किया कि जनरल विल को यूज किया। ये जो टोटलिटेरियन थिंकर्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनरल विल को मिसयूज किया। अभी देखो क्या है ना कि अगर आप यूपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे, तो वहां पर भी क्या है कि फ्रीडम वर्सेस ऑथोरिटी, इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। रूसो का डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑथोरिटेरियन पोटेंशियल जो है जनरल विल का, उसके बारे में पूछा जाता है। इनलाइटनमेंट के अंदर जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो रूसो का जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, ये क्या चाहता है, ये फ्रीडम को रिकंसाइल कर रहा है, ये ऑथोरिटी को रिकंसाइल कर रहा है। और ये कैसे कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ट्रू फ्रीडम क्या है। अकॉर्डिंग टू रूसो हमने क्या देखा, ट्रू फ्रीडम मतलब ये है कि आपने जो सेल्फ मेड लॉ बनाया है, आप उसके लिए ओबीडियंट रहो। बट इसी में हमें ये भी दिखता है कि यहाँ पर कुछ कुछ इनहेरेंट टेंशन भी है, जो साथ ही साथ ये भी जस्टिफाई करता है कि अगर ये जो ऑथोरिटेरियनिज्म है, इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाए तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम ये कहते हैं कि ये कितना ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है, जिससे हमें रूसो का डायलेमा पता चल जाता है। अभी देखो, रूसो के लिए फ्रीडम का मतलब बेसिकली एनार्की नहीं होता है, और ऑथोरिटी का मतलब ऑपरेशन नहीं है। उसके लिए ट्रू फ्रीडम वही है जहां अपनी सेल्फिश विल से ऊपर आप कॉमन गुड को चूज करो। ठीक है, तो चलो यहां तक कवर करने के बाद, जब हमने जनरल विल भी देख लिया, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब जनरल विल इतनी पावरफुल हो जाती है, तो सवाल उठता है कि क्या इंडिविजुअल फ्रीडम पूरी तरह सेफ रहती है। और इसी सवाल के साथ हम आते हैं रूसो के अगले पार्ट पर, जब रूसो डेमोक्रेसी, रिवॉल्यूशन और लेगेसी की बात करता है, जहां हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मॉडर्न पॉलिटिक्स और रूसो के आइडियाज का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या देख रहे हैं, रूसो का आइडियाज के कारण डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड ये जो प्रोटो सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म का आइडिया अभी नहीं आया। ठीक है, तो ये जो प्रोटो सोशलिज्म का आइडिया डेवलप होता है, इन सब में रूसो रूसो का क्या कंट्रीब्यूशन है। देखो, आप अगर मॉडर्न पॉलिटिक्स को देखो, तो मॉडर्न पॉलिटिक्स के अगर तीन एलिमेंट को निकालो, जो मेन एलिमेंट है, वो क्या क्या है। थ्री मेन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। पहला क्या है, डेमोक्रेसी। अभी दूसरा क्या है, नेशनलिज्म। और तीसरा क्या है, प्रोटो सोशलिज्म। देखो, रूसो के जो आइडियाज होते हैं, वो सिर्फ बुक्स में ही बंद नहीं रहते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन में, रिवॉल्यूशन में, आइडियोलॉजीज में, इन सब का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, अभी तक हम रूसो को सिविलाइजेशन का क्रिटिक, मोरल फिलोसफर और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट समझ रहे थे। इन सब चीजों में तो हम ऑलरेडी रूसो को देख चुके हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों में देखने के बाद अब सवाल ये है कि रूसो के आइडियाज का लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या है, जिसका आंसर आप
एक दो सेंटेंस में नहीं दे सकते। रूसो का जो आइडियाज है, ये आइडियाज बेसिकली आने वाले टाइम पर मॉडर्न पॉलिटिक्स का तीन मेन आइडियोलॉजी का फाउंडेशन बन जाता है। और ये कौन कौन सी आइडियोलॉजी होती है? डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म और प्रोटो सोशलिज्म। सोशलिज्म का ही पहले का फॉर्म, जब सोशलिज्म पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, उससे पहले का फॉर्म। अब हम एक एक करके देखेंगे रूसो और डेमोक्रेसी को। ठीक है, देखो, रूसो का जो डेमोक्रेसी का आइडिया है, ये एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा डीप है। रूसो पॉपुलर सोवेरेनिटी के बारे में बात कर रहा है। रूसो क्या क्या बोलता है कि सोवेरेनिटी किसी किंग की प्रॉपर्टी नहीं होती। सोवेरेनिटी क्या होती है? सोवेरेनिटी लोगों के पास होती है। लॉ का सोर्स कौन होते हैं? लोग होते हैं। ऑथोरिटी का सोर्स कौन होते हैं? कॉमन पीपल। और इसी सेंस में हम क्या देखते हैं, इन सब सेंस में रूसो क्या दिखता है, कैसा दिखता है? रूसो एब्सोल्यूटिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक की तरह दिखता है। रूसो मॉडर्न डेमोक्रेसी का मोरल फाउंडर की तरह दिखता है। अभी रूसो क्या बताना चाह रहा है? अगर हम डेमोक्रेसी को देख रहे हैं और इसके साथ रूसो के आइडियाज को देख रहे हैं, तो हमें एक तो पहली बात क्या पता चली? पॉपुलर सोवेरेनिटी के बारे में। ठीक है, रूसो एंड डेमोक्रेसी, इसके आइडियाज में सबसे पहला क्या आता है? पॉपुलर सोवेरेनिटी। जिसमें रूसो क्या बोल रहा है, ये हमने देखा कि सोवेरेनिटी किसी किंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सोवेरेनिटी लोगों के पास होती है। और लॉ का सोर्स भी कौन होते हैं? कॉमन पीपल। ऑथोरिटी का सोर्स भी कौन होते हैं? कॉमन पीपल। ठीक है, तो इन सब चीज से हमें ये पता चल गया कि रूसो के आइडियाज और रूसो एब्सोल्यूटिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिक होता है और मॉडर्न डेमोक्रेसी का मोरल फाउंडर होता है। अभी इसमें इसमें एक और चीज आती है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। अभी ये जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, ये क्या है? रूसो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसका मानना होता है कि सिर्फ वोट देना ही इनफ नहीं है। सिटीजन्स को एक्टिवली लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, डिस्कशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, डेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। जब डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसलिए आप देखोगे रूसो के लिए क्या होता है, डेमोक्रेसी एक इवेंट नहीं है, डेमोक्रेसी एक डेली मोरल प्रैक्टिस है। क्या आज हम जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी देखो, इसके बाद आता है एक और कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप एक ड्यूटी है। देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूपीएससी रिलेवेंट भी है। आप अगर मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी में देखो, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? राइट। और रूसो के अकॉर्डिंग क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब इज इक्वल टू ड्यूटी प्लस सेक्रीफाइस। आप क्या कर रहे हो? आपने अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को लिमिट में रखा, आपने कॉमन गुड के लिए अपना पर्सनल लॉस एक्सेप्ट किया। इसी चीज को सेक्रीफाइस बोला जा रहा है। इसलिए रूसो का जो डेमोक्रेसी मॉडल है, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा मोरल है और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी है। तो रूसो और डेमोक्रेसी, इन दोनों चीजों को तो हमने देखा। अब हम एक और पार्ट देखेंगे, रूसो एंड नेशनलिज्म। अब ये मॉडर्न सेंस में देखते हैं। रूसो मॉडर्न नेशनलिज्म का एक फिलोसफिकल बेस देता है। वो मॉडर्न नेशनलिज्म के बारे में नहीं बता रहा है। अगर आप देखोगे तो नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब होता है पीपल।
नॉट किंग और रूलर। आप देखो जो मिडेवल यूरोप में क्या देखते हैं, स्टेट का मतलब किंग माना जाता है, लॉयल्टी जो होती है वो मोनार्क के लिए होती है। लेकिन रूसो ये आइडिया को ब्रेक कर देता है, उसके लिए नेशन का मतलब पीपल होता है, पीपल एज अ कलेक्टिव मोरल बॉडी, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल आइडिया। इसलिए क्या है कि नेशन कोई टेरिटरी या कोई डायनेस्टी नहीं होती है। नेशन का मतलब होता है सिटीजन्स का जनरल विल, सिटीजन्स का शेयर्ड विल। और सिटीजन, जब हम लोग यहाँ पे नेशन के बारे में बात किए, अब क्या है, एक और बात आती है, सिटीजन। देखो, ये रूसो के आइडियाज के कारण एक शिफ्ट आता है, और ये शिफ्ट क्या होता है कि पहले जो सब्जेक्ट बोला जाता था, रूलर एंड सब्जेक्ट, मोनार्क एंड सब्जेक्ट, अब उस चीज को रिप्लेस किया जा रहा है। अब सब्जेक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है सिटीजन से। और ये शिफ्ट अपने आप में बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी होता है। सब्जेक्ट क्या है, जो ओबे करता है, जिसके राइट बहुत लिमिटेड होते हैं। बट सिटीजन कौन होते हैं, सिटीजन बेसिकली लॉ मेकर होते हैं, सिटीजन बेसिकली सोवेरिटी का एक पार्ट होता है। आप देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन होता है वो क्या होता है, ये होता है नेशन, लॉ एंड सिटीजन। ये क्यों होता है, ये बेसिकली डायरेक्टली रूसो के आइडिया से इंस्पायर होता है। इस सेंस में देखा जाए तो रूसो सिविक नेशनलिज्म का थिंकर है। रूसो किसी एथनिक या रेशियल नेशनलिज्म का नहीं है, रूसो बेसिकली सिविक नेशनलिज्म का थिंकर होता है। और उसी के आइडियाज हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिलते हैं। अभी देखो, हमने देखा रूसो एंड नेशनलिज्म, हमने देखा रूसो एंड डेमोक्रेसी। अब है हमारे पास एक और पार्ट, रूसो एंड प्रोटो सोशलिज्म। अभी यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पर इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी होता है उसका क्या रोल होता है। हम ये देखेंगे कि रूसो के सोशल थॉट क्या उस पार्ट में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर रूसो के थॉट उस पार्ट में आते हैं जो उसको सोशलिस्ट ट्रेडिशन का एक प्रिकर्सर बनाता है, तो वो कैसे है। देखो, यहाँ पे क्या है ना कि हम दो चीज देखेंगे, एक है नेचुरल एंड एक है मोरल इनइक्वालिटी। रूसो इनइक्वालिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक है नेचुरल इनइक्वालिटी जो कि एज के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, इंटेलिजेंस के बेसिस पे, इन सब बेसिस पर होता है, और ये नेचर का पार्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जो बेसिकली मोरल इनइक्वालिटी होती है, जो कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी किसके बेसिस पे होती है, वेल्थ के बेस पे, पावर के बेस पे, प्रिविलेज के बेस पे, स्टेटस के बेस पे। और ये जो इनइक्वालिटी है ये सोसाइटी क्रिएट करती है। और रूसो कहता है कि इस मोरल इनइक्वालिटी को बदला जा सकता है। मोरल इनइक्वालिटी कोई नेचुरल जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये हमने बनाया है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी देखो, इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने, देखा कि एक पार्ट आता है नेचुरल वर्सेस मोरल इनइक्वालिटी। अब हम लोग देखेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बहुत बड़ा डिबेट है मॉडर्न टाइम में कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू रूसो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, ये होता है रूट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अभी देखो, ये रूट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है। देखो, डिस्कोर्स ऑफ इनइक्वालिटी में रूसो
का जो सबसे फेमस आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है कि जो फर्स्ट मैन है उसको एक पीस ऑफ लैंड मिलता है एंड वो उसको कहता है दिस इज माइन, और वो बेसिकली ट्रू फाउंडर होता है सिविल सोसाइटी का। लेकिन यहीं से क्या होता है, इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाता है। अभी यहां से इनइक्वालिटी क्या क्यों स्टार्ट होता है, यहां से क्या होता है, एक्सप्लोइटेशन लेजिटिमाइज हो जाता है। यहाँ पे रिच और पुअर का डिवाइड क्रिएट होता है। रूसो मार्क्स के जैसा इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं करता है, लेकिन मोरल क्रिटिक ऑफ प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से बताता है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये बेसिकली एक्सप्लोइटेशन का रूट होता है। और आप एक लाइन देखोगे कि नो मैन शुड बी सो रिच एज टू बी एबल टू बाय अनदर। मतलब कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे इंसान को ही खरीद ले, और कोई इंसान इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि वो खुद को बेचने पर मजबूर हो जाए। अभी देखो ये जो लाइन है, एंड नो मैन सो पुअर एज टू बी फोर्स्ड टू सेल हिमसेल्फ। और ये जो लाइन है ये बहुत फेमस लाइन होती है। इस लाइन का मतलब कि एक्सट्रीम वेल्थ डोमिनेशन क्रिएट करता है और एक्सट्रीम पॉवर्टी लॉस ऑफ फ्रीडम क्रिएट करता है। और रियल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमिक एक्सट्रीम कंट्रोल में हो। ये इकोनॉमिक एक्सट्रीम मतलब क्या है, एक्सट्रीम वेल्थ या फिर एक्सट्रीम प्रॉपर्टी। जब इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो क्या है कि रियल फ्रीडम मिल सकता है। और इसी के लिए रूसो क्या करता है, इक्वेलिटी को एडवोकेट करता है, लग्जरी को, लग्जरी का बेसिकली क्रिटिक होता है, एक्सप्लोटेशन का अपोनेंट होता है। अभी एक जो बहुत बड़ी बात होती है कि रूसो को प्रो सोशलिस्ट क्यों बोला जाता है, प्रोटो सोशलिस्ट क्यों बोला जाता है। यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं रूसो ना ही क्लास स्ट्रगल थियरी डेवलप कर रहा है, रूसो ना ही सरप्लस वैल्यू को एक्सप्लेन कर रहा है, पर यहाँ पर क्या है कि सोशलिस्ट का जो पहले के एलिमेंट्स है, जो प्री एलिमेंट है सोशलिस्ट का, प्री एलिमेंट है बेसिकली, उसके बारे में बताता है। वो इनइक्वालिटी को मोरल प्रॉब्लम बताता है, वो प्रॉपर्टी को सोशल करप्शन का सोर्स मानता है, वो इक्वालिटी को फ्रीडम का प्री कंडीशन मानता है। इसलिए हिस्टोरियन बोलते हैं कि रूसो क्या करता है, रूसो एक एथिकल फाउंडेशन रखता है सोशलिज्म का। ठीक है, तो यहां से हमें यह समझ आ जाता है कि कैसे रूसो एंड प्रोटो सोशलिज्म कनेक्टेड है। देखो अब हमें यहां से ये अगर हम पीवाईक्यूज को देखने जाएं तो पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन आए थे कि रूसो का कंट्रीब्यूशन डेमोक्रेसी में क्या है, ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म में क्या है, प्री मार्क्सियन सोशलिस्ट थॉट में क्या है, इनइक्वालिटी डिबेट में क्या है। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, तो आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो रूसो ने मॉडर्न पॉलिटिक्स को बेसिकली सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया। इसलिए डेमोक्रेसी के लिए वोट जरूरी नहीं है, वर्च्यू जरूरी है। किसी भी नेशन के लिए टेरिटरी नहीं, उसके पीपल जरूरी है। इक्वेलिटी किसी के लिए चैरिटी नहीं है, फ्रीडम का एक कंडीशन है। देखो जब मोरालिटी इतनी पावरफुल हो जाती है तो सवाल उठता है कि क्या मोरालिटी इतना पावरफुल हो जाएगा तो फ्रीडम सेफ रह पाएगा। और इसी सवाल से एक और टॉपिक क्रिएट होता है, और ये टॉपिक है रूसो का डार्क साइड। और ये रूसो का डार्क साइड क्या है
कि अभी इसी को हम लोग देखेंगे कि डार्क साइड ऑफ रूसो। और ये क्या है? ये है जब वो ये बोलता है कि फोर्स्ड टू बी फ्री। रूसो के आइडियाज जितने ज्यादा एमेंसिपेटरी होते हैं उतने ही डेंजरस भी हो सकते हैं अगर उनको एब्सोल्यूट कर दिया जाए तो। अभी ये कैसे? कि देखो, अब तक हमने देखा कि रूसो को डेमोक्रेसी का थिंकर बताया जा रहा है, रूसो को पॉपुलर सोवर्निटी का चैंपियन बताया जा रहा है, रूसो को मॉडर्न पॉलिटिक्स का फिलोसफर बोला जा रहा है। इन सब रूप में अगर रूसो को देखा जा रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा थिंकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं दिखाता है। किसी भी बड़े थिंकर का सिर्फ एक पॉजिटिव साइड नहीं होता है। हर ग्रेट आइडियाज के साथ एक सैडो भी होता है, और रूसो के केस में भी एक सैडो है। और ये सैडो क्या है? जब वो ये बोलता है कि दोज हु डिसओबे द जनरल विल मस्ट बी फोर्स टू बी फ्री। अब ये जो फोर्स टू बी फ्री का बात आता है, और इसमें जो रूसो का लॉजिक होता है, वो लॉजिक क्या होता है? देखो, इस लाइन को बिना बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट के समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है। तो रूसो का ये कहना कि ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है कि हम जनरल विल को ओबे करें। अगर कोई सिर्फ अपनी सेल्फिश विल को फॉलो कर रहा है तो एक्चुअली वो फ्री ही नहीं है, बल्कि वो अपनी डिजायर्स का स्लेव है। इसलिए अगर सोसाइटी उसको कॉमन गुड के लिए या फिर डिसिप्लिन करती है, तो रूसो यहां पर लॉजिक क्या देता है कि सोसाइटी उसको रियल फ्रीडम तक लेकर जा रही है। अब फिलॉसफी यहां पे क्या होता है? फिलॉसफी यहां पे ऐसी हो जाती है कि कोएर्सन इज बेसिकली मोरल करेक्शन। ये जो फोर्स करने की बात कर रहा है, ये बेसिकली लिबरेशन का एक टूल है। ठीक है? तो इन सब चीजों से हमें यह समझ में आता है कि किस तरह से ये डार्क साइड हो सकता है। अभी देखो, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है जब वो इस चीज का एक्सप्लेनेशन करता है। यहाँ क्या है, थ्योरी इंटरनली बहुत ज्यादा कोहेरेंट लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा सीरियस रिस्क क्रिएट करती है। देखो, इससे क्या होगा? अगर आप फोर्स करने की बात कर रहे हो, अगर आप कोएर्शन की बात कर रहे हो, इन सब से क्या हो सकता है? इन सब से जो इंडिविजुअल विल है, जो डिसेंट लोग दिखा रहे हैं, जो जो लोग उस जनरल विल से एग्री नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि उन लोग को सप्रेस किया जा सकता है। अगर स्टेट यहां पर आकर बोलना स्टार्ट कर दे कि आई एम द जनरल विल, तो फिर क्या होगा? तो यहां पर ये जो डिसेंट है, ये सेल्फिशनेस हो जाएगा। इसका अपोजिशन इमोरलिटी लगने लगेगा, इसका क्रिटिसिज्म एंटी सोशल बिहेवियर लगने लगेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि इस डिसएग्रीमेंट को अगर क्रश कर दिया जाएगा, तो ये भी एक लेजिटिमेट मूव लगने लगेगा। इससे क्या होगा कि मोरल सर्टेनिटी आ जाएगी। रूसो का जो मॉडल है, वो क्या एज्यूम करता है? वो एक क्लियर मोरल ट्रुथ एज्यूम करता है, एक क्लियर कॉमन गुड एज्यूम करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में मोरलिटी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं होती है, वैल्यूज इतनी ज्यादा प्लूरल नहीं होती है। जब स्टेट अपनी मोरालिटी को एब्सोल्यूट बना लेती है, तो कोएर्सन जस्टिफाई लगने लगेगा, और यही सारी चीजें एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी। आप देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम रूसो का शैडो को कैसे देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज हैं, वहां पे हमें रूसो के आइडियाज देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही जो टेरर का टाइम पीरियड होता है 1793 से 94 के टाइम पीरियड में, यहाँ पे क्या होता है कि रूसो के आइडियाज का एक्सट्रीम पॉलिटिकल यूज होता है। कौन यूज कर रहा है? ये चीजें यूज की जा रही है रॉबेस्पियर की तरफ से। और जब वो एक्सट्रीम पॉलिटिकल यूज करता है, तो वो लॉजिक क्या देता है? वो ये बताता है कि रिवॉल्यूशन क्या है। रिवॉल्यूशन बेसिकली
जनरल विल है इस नेशन का, और जो इस जनरल विल को अपोज करे वो पीपल का एनिमी है, और एनिमी का पीपल का एनिमी इज इक्वल टू इमोरल। और इस लॉजिक से क्या होता है, वो जो एग्जीक्यूशन करता है उस टाइम पीरियड में वो जस्टिफाई होने लगती है, और टेरर को एक्शन में दिखा दिया जाता है। रॉबस्पियर क्या करता है, ओपनली रूसो को कोट करता रहता है अपने एक्टिविटीज के लिए। अभी देखो इन सब चीजों के साथ जब स्टार्ट होता है तो हमें एक चीज समझना है कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हम रूसो को रॉबस्पियर के इक्वल नहीं मान सकते, जैसे हम मार्क्स और स्टालिन को इक्वल नहीं मानते, वैसे ही हम रूसो को और जो जैकोबियन टेरर होता है उन दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर नहीं रख सकते। अभी ये क्यों? क्योंकि रूसो के हिसाब से मोरल सिटीजन जो है वो इमेजिन करता है, वो स्मॉल और पार्टिसिपेटरी रिपब्लिक चाहता है, ये वर्च्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है। बट जो रॉबस्पियर है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे देखने मिलता है हम लोगों को, ये क्या करता है, ये क्राइसिस पॉलिटिक्स चला रहा है, ये वॉर में रहता है, ये पावर स्ट्रगल में रहता है, ये रूसो को बहुत ज्यादा सेलेक्टिवली यूज कर रहा होता है। और इसके कारण क्या होता है, रूसो की जो फिलॉसफी होती है उसका मिसयूज होता है, और इसमें और ये जो मिसयूज है ये बेसिकली रूसो को कोट करके कर रहा होता है, जबकि रूसो का रियल इंटेंशन कुछ और होता है। रूसो का एम क्या होता है, वो ईगो को कंट्रोल करना चाहता है, वो कॉमन गुड को प्रायोरिटी देना चाहता है, वो मोरल ऑटोनॉमी क्रिएट करता है। उसका कंसर्न क्या होता है कि इंसान अपनी सेल्फिश डिजायर का गुलाम ना बन जाए। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसने इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड को क्लियरली डिफाइन नहीं किया, उसने जनरल विल को इंटरप्रेट करने का मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा वेग छोड़ दिया, और इसी वेगनेस का मिसयूज होता है। तो एक साइड अगर हम पूरी तरह से अब हम रूसो के लगभग लगभग हर आइडियाज को समझ चुके हैं, हर आइडियाज को पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखें, अगर हम क्रिटिकल असेसमेंट करें, जो कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा डिमांडेड होता है, कि रूसो के थॉट में एक परमानेंट टेंशन देखने को मिलता है। एक तरफ रूसो डेमोक्रेसी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, पॉपुलर सोवेनिटी की बात करता है, तो दूसरी तरफ मोरल एब्सोल्यूटिज्म की बात करता है, जिससे कोएर्सन का रिस्क हो जाता है, जिससे डिसेंट्स का सेपरेशन देखने को मिलते हैं। इसलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि रूसो रूसो एक ऐसा फिलोसफर है जो कि फ्रीडम को भी प्रीच कर रहा है, जो कि पोटेंशियल थ्योरिस्ट को भी प्रीच कर रहा है। अभी इसी चीज से क्या होता है ना, कि हम इस पार्ट को बहुत अलग अलग डायमेंशन में जाके देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रूसो वाले पार्ट से और कुछ पढ़ने की जरूरत है। अभी देखो क्या है कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो और आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, तो क्या है कि आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब आपको क्या करना है कि अब आपको किसी भी सोर्स के पीछे नहीं भागना है। आप कोई भी एक जनरल सोर्स उठा सकते हो, आप नॉर्मन लॉ ले लो, आप रंजन चक्रवर्ती ले लो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। अगर आपको इतना नहीं पढ़ना तो आप बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, ओल्ड एनसीईआरटी जो अर्जुन देव की आई हुई है, आती थी पहले। तो उससे क्या होगा कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि रूसो के आइडियाज क्या है, और हमने जिस डायमेंशन में जाके देखा है रूसो के आइडियाज को, वो डायमेंशन यूपीएससी पीवाईक्यूज में आए हुए डायमेंशन। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि रूसो चाहता क्या था, रूसो सिखाना क्या चाहता था। रूसो का इंटेंशन कितने भी नोबल क्यों ना, अगर पावर को मोरल सर्टेनिटी मिल जाए तो फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन वही बनेगा। तो ये चीज हमें क्लियर हो जाती है। और रूसो मॉडर्न पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा, आप समझ लो कि पैराडॉक्सियल थिंकर होता है, जिसने फ्रीडम को बहुत डीप मीनिंग के साथ समझाया, और उसने साथ ही साथ फ्रीडम के खतरनाक एनिमीज को भी एक्सपोज किया। ठीक है, तो आज हम लोग रूसो के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि रूसो के बाद ट्रांजिशन कैसे होता है, क्योंकि आप देखोगे कि रूसो के बाद कांट जरूरी क्यों हो जाता है,
और ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन फेज क्या दिखता है? जैसे हम लोगों ने देखा, रूसो ने क्या दिखाया, इमोशन और कम्युनिटी के बिना रीजनिंग बहुत ज्यादा डेंजरस है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या रीजन को कंप्लीटली अबेंडन कर दिया गया? और यही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस फील्ड में आते हैं इमैनुअल कांट। अब वो क्या बोलते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग कांत को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है।